नमस्कार। शब्दकोश से मैं मोहनलाल मोदी एक बार फिर आपके बीच मौजूद हूँ, एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर जो सामाजिक सरोकारों से युक्त है। आप सभी को याद होगा, हाल ही में हमने एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जिसमें बुजुर्ग दंपतियों की परेशानियों को उकेरा गया था। हमें इस बात का संतोष है कि उस कार्यक्रम को आप सभी ने बहुत पसंद किया। हमें सर्वाधिक व्यूज इस कार्यक्रम में मिले और इससे भी अधिक संतोष की बात यह है कि बुजुर्गों ने हम पे भरोसा किया। हमने उनकी बात को यथावत रखा। इससे प्रभावित होकर अनेक बुजुर्गों ने अपनी परेशानी हमसे साझा की हैं। जो नंबर स्क्रीन पर हमने दे रखा है अपना संपर्क करने के लिए, उसके माध्यम से अनेक बुजुर्गों ने अपने जो अनुभव, जो अपनी परेशानी हमसे साझा किए हैं, हमने सोचा है कि हम उन्हें एक बार फिर एक कार्यक्रम के रूप में आपके साथ साझा कर पाएँ और ये कामना भी करेंगे कि जिन युवाओं या जिन परिवारजनों की उपेक्षा से बुजुर्ग परेशान हैं, वे लोग भी इस कार्यक्रम को देखें, ये कार्यक्रम उन तक पहुँचे और वे अपनी गलतियां सुधारने का उद्यम कर पाएँ। तो हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की इस परिस्थिति के साथ कि सामाजिक परिवेश में बुजुर्ग वाकई में परेशान हैं। दिक्कत ये है कि परेशानी कम होने की बजाय निरंतर बढ़ रही है। शासन की अनेक योजनाएं, शासन के अनेक कानूनों के बावजूद बुजुर्ग अपने घरों में परेशान हैं। खासकर पुत्र वधुओं द्वारा, वैसे तो आपने सुना होगा कि दहेज कांड, ये कांड, वो कांड, घरेलू प्रताड़ना, ये केवल बहुओं पर नहीं होती। यदि घरों में झांक कर देखा जाए तो इस सरकार को, इस समाज को ये मालूम चलेगा कि बहुओं से अधिक उनके सास ससुर, जो खासकर बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त हो गए हैं या होने जा रहे हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे बुजुर्ग अधिकांश परेशान हैं और सबसे अधिक परेशानी उन बुजुर्गों की है जिनको ईश्वर ने संयोगवश एक ही बेटा दिया है, तो उनके लिए कहीं और ठौर शेष नहीं रह जाता है। ऐसे अनेक जो मुझे सूचनाएं मिली, उनके आधार पर जो सामने आता है वो यही है कि बुजुर्गों को अपने जीवन यापन के लिए एक प्रकार से इस उम्र में मेहनत करनी पड़ रही है। वे अपनी सामर्थ्य अनुसार कमाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपने परिवार में सम्मान प्राप्त नहीं है। बहुओं द्वारा जो असम्मानजनक व्यवहार किया जाता है, तो बुजुर्ग इस उम्मीद से सह लेते हैं कि शायद जब ये बात हमारे पुत्रों के सामने आएगी तो वे कोई न्याय कर पाएंगे और उनके लिए आज नहीं तो कल एक आदर्श स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन घोर आश्चर्य की बात है कि पुत्रों ने भी अपनी पत्नी और बुजुर्गों के बीच पिसने से खुद को बचाते हुए अपने आप को एकदम तटस्थ बना लिया है। अनेक मामलों में सामने आ रहा है कि बुजुर्गों की परेशानियां सामने आने के बावजूद भी पुत्र अपने माता पिता की समस्याओं से अब उदासीन हो गए हैं। वो जानबूझकर अनदेखी करते हैं और ऐसा प्रदर्शित करते जैसे उन्हें कोई जानकारी है ही नहीं है। खैर, दिक्कत इस बात की है कि बुजुर्गों ने इस उम्र में, जबकि उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, वो आराम चाहते हैं, नौकरियां ढूंढना शुरू कर दिया है। बहुत से बुजुर्ग ये बताते हैं कि हम ऐसे विकल्प खोज रहे हैं जिनके उपलब्ध होने पर हम इतना तो कम से कम धन जोड़ लें दोबारा से कि बुढ़ापे में हमें भीख ना मांगनी पड़ जाए। क्योंकि जो जमा पूंजी थी वो बच्चों के लालन पालन पे और उनकी जो वर्तमान आवश्यकताएं उन पे खर्च हो चुकी हैं और अधिकांशों के बैंक अकाउंट खाली हैं। जिनकी शासकीय नौकरियां थी उनकी बात कुछ और है, जिनके धंधे रोजगार स्थापित हैं उनकी बात कुछ और है, लेकिन जो मध्यम और निम्न श्रेणी के परिवार हैं उनमें बुजुर्गों के हाथ खाली हैं। इसलिए नौकरियां तलाश रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि क्या इस उम्र में बहू बेटों से अलग रह सकते हैं। यदि ऐसा 1% भी आशान्वित उनका मन उन्हें करता है तो ये लोग अब अपने बच्चों से अलग होने का विकल्प भी तलाशने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बुढ़ापे में इनका क्या होगा, तो ये चिंता इन बुजुर्गों को है। अब तक मुझे जो जानकारी मिली उसमें एक बुजुर्ग ये बताते हैं कि उन्होंने एक वृद्धाश्रम में अभी से अवैतनिक सेवा देना शुरू कर दिया है। ये व्यक्ति राजधानी के ही हैं और वो ये सेवा इसलिए दे रहे हैं कि ताकि वहाँ सेवा करते करते वहाँ के माहौल में रच बस जाएं
और जब स्वयं बुजुर्ग हो जाएं तो इनको वहाँ आश्रय मांगने में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो ये तैयारी है इनकी बुजुर्गावस्था की अभी से, जिसमें ये प्रवेश कर चुकी हैं। एक और बुजुर्ग से बात हुई तो मुझे मालूम चला वो देहदानी है, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में अपनी देह दान कर दी है। तो उन्होंने लेकिन ये बताया कि ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया है कि मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हूँ या मैं बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया हूँ। और ये ठीक है कि एक मुझे ये बताया गया, संतुष्ट किया गया कि मेरी जो देह है मेरे मरने के बाद मेडिकल स्टूडेंट के प्रयोग के काम आएगी, ताकि वो अन्य लोगों के इलाज में दक्ष हो सकें। तो ये एक परोपकार का काम तो है ही, लेकिन इससे बड़ी एक विडंबना ये है कि वो बुजुर्ग नहीं चाहते कि अपने अंतिम संस्कार के लिए भी अब बहू बेटों पर आश्रित हुआ जाए। तो उन्होंने इस कार्य से भी अपने बच्चों को मुक्त करने के लिहाज से अपनी देहदान कर दी है। और एक और बुजुर्ग अपना अनुभव बताते हैं कि भाई हमने तो अपने पुत्र को अपने खर्चे पर जीते जी गया भेज दिया और अपना पिंडदान करा दिया। क्योंकि आज स्थिति ये है कि पुत्र की समस्या ये है कि वो किसकी तरफ बोले। पत्नी तरफ बोलता है तो माता पिता नाराज होते हैं, माता पिता की तरफ बोलता है तो पत्नी डंडा लिए हाथ में खड़ी है, लिहाजा वो अलग है और जो घर में जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा तनावयुक्त है। तो ऐसे में अब ये स्थिति बन गई है कि जीते जी पिंडदान होने लगे हैं। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम गौर करें तो ये सामने निकल के आता है स्थिति अच्छी नहीं है। और आज के कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य ये है कि पिछले कार्यक्रम में हमने समस्याएं बताई थी और उसका समाधान अंतिम उसके जो कहना चाहिए भाग में देने का प्रयास किया था। और इस बार भी हम कार्यक्रम के अंत में यही कहेंगे कि देखो वर्तमान पीढ़ी के लोगों, समय रहते अपने बुजुर्गों का हाथ थाम लो, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारी पीढ़ी ने निसंदेह अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का मन दुखाया होगा, उन्हें तकलीफ दी होगी। शायद यही वजह है कि आज हमारी पीढ़ी दुख झेल रही है, अपने पुत्र वधू द्वारा दिए गए कष्ट से पीड़ित है। बुढ़ापा सबका आना है, तुम्हारा भी आएगा, लेकिन ये पीढ़ी कतई नहीं चाहेगी कि हमारी संतान भी वही भोगे जो हम भुगत रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम भले ही हमारे सहारा मत बनो, लेकिन इस पीढ़ी पर अत्याचार ही मत करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये वर्तमान जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो अपनी आने वाली पीढ़ी से, अपनी संतति से ये अपील करती है कि जब तुम दुखी होगे तो हमें भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। हम किसी भी लोक में हों, हमें तुम्हें पीड़ित देखकर कल्पना ही है। अतः ये चाहते हो कि तुम्हारे बुजुर्ग जीते जी शांति से रहें और मरने के बाद भी सुकून पाएं, तो तुम्हें उनका हाथ थामना चाहिए, वरना आज मेरी कल तुम्हारी बारी है। इसी संदेश के साथ मैं मोहनलाल मोदी आपसे अनुमति चाहता हूँ। फिर एक नया कार्यक्रम के साथ, नए सामाजिक सरोकार के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।